कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं उससे रिलेटेड, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, बनाओ। आओ आओ।
4 क्वेश्चन 8 मिनट्स, 8 मिनट का हम समय दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन 8 मिनट्स, 8 मिनट्स का समय दे रहे हैं, बनाइए जल्दी। सर फर्स्ट का आंसर 1.25 है। यस सर, मेरा भी 1.25 आया। सही है। सेकंड सर, सेकंड का का √3 0.75। सर मेरा √3/√2। सर सेकंड का मेरा 0.75 आ रहा है। फिर थर्ड का 6 मिलीमीटर और ठीक है। फोर्थ का 0.21 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अभी हम सारा क्वेश्चन बना देंगे, मिला लेना। लगभग सही हमको लग रहा है, आप लोग सही बनाए हो सारा। ठीक है, अभी हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं। सर मेरा 3 का 12 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, ये हम अभी सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, तो आप लोग मिला लेना किनका सही है किनका गलत। और 2 मिनट के लिए और वेट करते हैं, जिनका नहीं बना है बन जाएगा। आई होप जितना बने। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल इसी ढंग का मिलेगा आपको। एडिशनल क्वेश्चन के लिए टुगेदर विथ आप लोग के सिलेबस में आता है, कॉन्साइज फिजिक्स का ही टुगेदर विथ का बुक ले सकते हो, और उसमें आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेगा। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं।
सर चारों हो गए। ठीक, चलो देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप निकालने वाले हो लिक्विड का, तो डेंसर मीडियम मतलब लिक्विड का आ जाएगा रियल डेप्थ बाय रियल अपरेंट डेप्थ। डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ हाँ, 2 4 जा 2 5 जा 1.2। 1.25। हाँ ठीक है, 1 का आंसर। सेकंड देखोगे, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा आपका 2 का, 2 का निकलेगा 1 के रेस्पेक्ट में। आप सीधे बोलोगे साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई साइन 60 होगा, साइन आर साइन 45 होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये वैल्यू है 1/√2। कैंसल होगा तो ये √2 होगा, तो √3/√2 होगा। लेकिन स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर किए, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? फर्स्ट सेकंड। मीडियम। नहीं, यस अभी हमारे पास मिला है सेकंड का, मिला फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 ये मिला, लेकिन हमें चाहिए कुछ अलग। हमें क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 चाहिए। तो याद करना, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। इस टर्म को उठा के इधर ले आओगे तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो मतलब सिंपल इसका रेसिप्रोकल हो, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या करोगे? ठीक है, यस सर। यदि पॉइंट में आप वैल्यू लेना है तो रैशनलाइज कर लो। तो √6 है बाय 3, ऐसे √6 का वैल्यू आपको लिखना होगा, √6 का, या आप ऐसे भी छोड़ देता हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर जनरली पॉइंट में हो सकता है तो पॉइंट में आप कर लेना। ठीक है, ये समझ गए कैसे निकाला गया? सो सर साइन आई बाई साइन आर से सिर्फ सेकेंड मीडियम का ही हमेशा निकलता है, सिर्फ फर्स्ट मीडियम का नहीं निकाल सकते? नहीं, जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है उसका निकलेगा। सर अगर डायरेक्टली साइन आर बाई साइन आई कर दिए तो? हाँ कर सकते हो, कर दिए तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है ना। स्नेल्स लॉ जिसके अकॉर्डिंग दिया है, जो दिया है उसको यदि हम लोग अप्लाई करें तो साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे। हाँ, ये सोच के कर लिए कि नहीं सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, लेकिन हमें फर्स्ट का चाहिए, तो फर्स्ट का चाहिए 2 के रेस्पेक्ट में, तो पलट के लिए चलो आ जाएगा, गलत नहीं होगा, मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा ये पहले निकाल लो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके, और फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं दोनों का प्रोडक्ट 1 है ना, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में और 2 का 1 के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लगाए। समझ गए? यस। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखोगे, ये ग्लास स्लैब के थिकनेस को x मान लेते हैं, ग्लास स्लैब के थिकनेस को x मानते हैं। तो जो कॉइन है, कॉइन 5 mm ऊपर नजर आ रहा है, मतलब अच्छा बता दो 5 नहीं 4 mm ऊपर नजर आ रहा है, मतलब जो प्रिंटेड लेटर्स जो प्रिंटेड है वो जो नीचे है वो इससे नजर आ रहा है। तो यदि ये 4 mm है तो एक्चुअल, तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा बता दो? x-4। हाँ, बस यही है, x-4 लेके बनाना होगा। कोई किसी का जैसा 6 mm आ गया तो वो गलत आंसर है। सर वो क्या, 12। हाँ वो क्या किए होंगे, 4 mm को आप डेप्थ मान लिए, एक्चुअल में डेप्थ नहीं है। हम बोले हुए थे कि द लेटर्स आर अपीयर टू बी रेज्ड बाय 4 mm, मतलब वो 4 mm ऊपर नजर आ रहा है, मतलब एक्चुअल में यदि x डेप्थ है तो दिख रहा है कितना पे, अपरेंट डेप्थ कितना है x-4, तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यहाँ पे तो डेंसर मीडियम ग्लास है,
और रेयरर मीडियम एयर है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए हुए हैं 1। इसी को सॉल्व यदि करें, हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे, सॉरी x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें तो 1.5x माइनस 6 इक्वल टू x। ये ले जाके माइनस करो, 1.5x माइनस x इक्वल टू 6, 0.5x इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू क्या आएगा 6/0.5। 0.5 ये काटोगे 5 इंटू 12 होता है, तो 12 mm। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका गलत है वो सुधार लेना। मिटा दें? यस 4 सबका आंसर सेम आया होगा। यस सर, 0.21 into 10 to the power 9। 10 टू द पावर 9। स्टार्टिंग में क्या बताया? 0.21 into 10 to the power 9। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब 2.1 इंटू 10 टू द पावर 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि बोले, है ना? यस 2.1 इंटू 10 टू द पावर 8। जब आप 10 टू द पावर 9 बोले ना, तभी इसीलिए पूछे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है 3 into 10 to the power 8। 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 10 टू द पावर 9 बोले तो इसीलिए रिपीट किए। हालांकि ये सर डिनोमिनेटर में 1.4 था तो उसका 10 ऊपर भेज दिए और 3 को 14 से डिवाइड करके और 10 to the power 9। चलो ठीक ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। ये मिटा दे? यस चलिए, आज रिफ्रैक्शन ही टॉपिक है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड 2 प्रूफ हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। यहाँ पे कई तरह का क्वेश्चन देता है। पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग किस ढंग का क्वेश्चन देता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखोगे एक ग्लास स्लैब है, कुछ इसका थिकनेस है। अब इससे हम क्या करते हैं, एक लाइट रे को पास करते हैं। तो लाइट रे को यदि हम पास करेंगे तो जितना इंटरफेस मिलेगा उतनी बार वो बैंड करेगा। ये एयर है, ये ग्लास है। जब लाइट रे एयर से ग्लास की ओर इंटर करेगा, ग्लास पे जब जाएगा तब एक बार बैंडिंग होगा। फिर जब ग्लास से ये एयर में जाएगा, फाइनली इमर्ज करेगा, बाहर निकलेगा ग्लास से, तब फिर एक बार बैंडिंग होगा। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो फेनोमेना है ये 2 बार हो रहा है। ठीक है, और फाइनली देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट क्लास में भी कराया जाता है, लैब वगैरह ले जाके। तो आप पाओगे कि यदि जो लाइट रे हम भेजे हुए हैं ये इंसिडेंट रे है, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ पे यदि हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लें, लाइट जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन बैंड किया। फिर देखोगे ये लाइन, ये थिकनेस को शो करने के लिए ये लाइन को आप इग्नोर कर सकते हैं, बस थिकनेस को शो करने के लिए, ताकि ग्लास स्लैब रियलिस्टिक लगे, इसलिए ऐसा ड्रॉ किया।
फिर ये इंटरफेस है, यहाँ पे यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, पाओगे कि लाइट रे जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये बैंड करेगा। अच्छा बताना, अब लाइट किधर बैंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Away Away from the from the normal. normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करा, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड। पता चला इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है ये है, और इसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा देखो, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं। इंसिडेंट रे बैंड किया तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं R1, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2। ठीक है, ध्यान देना। ऑब्जर्व करोगे आप, ये पाओगे कि इंसिडेंट रे जो है वो हमेशा इमर्जेंट रे के पैरेलल होता है। ध्यान देना, इंसिडेंट रे ये तो जा नहीं रहा है, लेकिन यदि जाता तो किधर होता, डायरेक्शन इसका ये था। फाइनली ये बैंड किया, फिर बैंड किया, ये इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये भी देता है कि पैरेलल होता है या नहीं होता है, या 2 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन ये डायग्राम बनाने के लिए दे देता है, काफी बार दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आप पाओगे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है। फिर ध्यान देना, इंसिडेंट रे जाना चाहिए था ऐसा, इमर्जेंट रे गया इस तरह से। जितना डिस्टेंस के साथ ये शिफ्ट किया, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डी। इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन भी पूछ देता है। देखोगे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला, गिव द रे डायग्राम व्हेन अ लाइट रे इज पास थ्रू अ ग्लास स्लैब, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। दूसरा, इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए यस और नो में यस होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होता है। तीसरा, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई है, इसका प्रूफ दे दिया 2 और 3 मार्क्स के लिए। तो जब भी आप प्रूफ करोगे तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम का तो बनेगा नहीं। तो 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, ये प्रूफ भी करने दे देता है, अभी हम लोग करेंगे। या डायरेक्टली बोल सकते हो आई इक्वल टू ई, ये प्रूफ हम लोग करेंगे। तीसरा, नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन आपको दे दिए। फिर उसी में ऐड कर देता है क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, ऑन विच फैक्टर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलेंगे व्हेन अ लाइट रे इज पास थ्रू अ ग्लास स्लैब, the incident ray or the direction of incident ray and emergent ray are parallel to one another. The distance between the direction of incident ray and emergent ray, the distance between them is known as lateral displacement. ठीक है, ये है lateral displacement। क्या समझ में आया lateral displacement क्या है? हाँ सर। Yes. ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट 4 चीजों पे डिपेंड करता है, देखोगे क्या क्या। फर्स्ट फैक्टर,
lateral displacement is directly proportional to angle of incidence. जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाएंगे ये शिफ्ट भी उतना ज्यादा होता है। दूसरा फैक्टर है lateral displacement is direct proportional to refractive index of glass. यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, हम ज्यादा डेंसिटी का ग्लास लेंगे और बाकी सब सेटअप सेम है, एंगल को सेम रखे हैं, कलर ऑफ लाइट को सेम रखे हैं, बस ग्लास एक अलग ग्लास लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप पाओगे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा है थिकनेस, डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होता है। फोर्थ फैक्टर है lateral displacement is inversely proportional to wavelength of light. लैम्डा किसके लिए डिनोट करते हैं, किससे ये किसका नोटेशन है बताओगे? लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका होगा? लाइट का। मतलब लाइट का वेवलेंथ यदि ज्यादा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है बताओगे? विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ये सब जो रेनबो का जो 7 कलर्स है, व्हाइट का ये 7 कंपोनेंट जो होता है उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट नहीं, रेड का होता है। आगे का टॉपिक हम लोग का आएगा तो वहां पे हम लिखा देंगे। रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसीलिए रेड कलर का यदि हम लाइट यूज करेंगे, बाकी सब सेटअप सेम रहे और अलग अलग कलर का यूज यदि कर रहे हैं तो रेड कलर में क्या होगा? डेविएशन सबसे कम होगा। वेवलेंथ ज्यादा, डेविएशन कम। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डेविएशन नहीं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम। समझ गए? तो फिर इसमें स्पीड सबसे कम होता है ना लाइट का? नहीं, स्पीड ऑफ लाइट में भी रेड कलर का जो लाइट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, रेड कलर का ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा तो रेड कलर का ज्यादा होगा। सिर्फ तो वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ ठीक है, वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी है ना, ये फार्मूला याद आया? यस सर। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दिखा दे रहे हैं। यस सर। ये खुद से लिख लेना है ना, बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है फैक्टर्स आपका, इसलिए खुद से भी लिख लेना, लैंग्वेज में सिर्फ लिख लेना। फिर अच्छा चलो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बाद में लिखाते हैं, पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। देखोगे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, हम इस इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। जब लाइट रे एयर से ग्लास पे गया तो यदि हम साइन आई बाय साइन आर करें, साइन आई बाय साइन आर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा बताओ? यहाँ पे दो मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? ग्लास का मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट विद एयर। ठीक है, बस इसका इक्वेशन 1 करके छोड़ दो, आई है और यहाँ पे आपको दिख रहा है R1, या R ही लेते हैं। सिर्फ ये बता दो क्या R1 और R2 सेम होगा, ये बताओ तो। R1 R2 सेम होगा क्या? देखो
ये दोनों फेस जो है ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों फेस इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये पहला नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल है, ये। अब देखो ये दोनों भी तब तो पैरेलल होगा ना, क्या ये दोनों जो नॉर्मल है क्या पैरेलल होगा? दो नॉर्मल यस तो इस कारण से क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है? यस R1 R2 बन रहा है ना। तो सबसे पहले इसको हम बोल देते हैं, मेंशन कर देना R1 इक्वल टू R2 अल्टरनेट एंगल, और इसको मान लेते हैं इक्वल टू R, ले दोनों सेम है और R मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी R है और ये भी R है, साइन आई बाय साइन R, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिलेगा। फिर अच्छा, जब लाइट रे ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है, फिर से यदि हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन आई बाय साइन आर तो होगा, साइन आई बाय साइन आर होगा। और आई के जगह पे क्या है देखो तो, एंगल ऑफ इंसिडेंस के जगह पे क्या है, इन इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे R2 होगा, और यहाँ पे क्या है देख लो E है। अब R2 के बदले में चाहो तो R लिख सकते हो, साइन आई बाय साइन E। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ये बताओ? एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास। हाँ, एयर का आएगा ग्लास के रेस्पेक्ट में। अब देखोगे ये हम मिटा रहे हैं, ये पार्ट इमरजेंट स्पेस हमें चाहिए थोड़ा ज्यादा। यदि फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर एंड एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, साइन आई बाय साइन आर, साइन आर बाय साइन ई। देखोगे ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? साइन आई बाई साइन ई। और इधर क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या मिलेगा? 1। 1। और यहाँ ये दोनों तो टर्म सेम है, कटेगा, साइन आई बाय साइन ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन आई इक्वल टू साइन ई, है ना। अच्छा देखो दोनों में सेम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन मतलब कंपेयर करके हम लोग हटा सकते हैं, साइन आई इक्वल टू साइन ई सेम रेशियो है, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम कह सकते हैं आई इक्वल टू ई, आई इक्वल टू ई, हेंस टू। ठीक है, समझ गए प्रूफ? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लीजिए। ये सिर्फ ले लिया। ठीक, मिटा दे। यस यस। ये फिगर का प्रैक्टिस जरूर कर लोगे, क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। किससे ले लिया? यस सर। देखोगे यहाँ पे जब कोई एक ग्लास स्लैब से लाइट को पास कर रहे हैं तो लाइट, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आप पाए कि दोनों पैरेलल। इसी तरीके से यदि हम लाइट को एक प्रिज्म से, ट्रायंगुलर प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो वहां पे भी हम लोग कुछ फेनोमेना ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट ने जो इंटर हुआ, फाइनली जो इमर्ज किया, उसके एंगल्स में क्या रिलेशन है, या दोनों रे, मान लो कि इंसिडेंट रे जिधर जाना चाहिए फाइनली वो बैंड किया, कितना ज्यादा बैंड करेगा, इसमें क्या रिलेशन है। तो ये सब हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, और हम लोग जो प्रिज्म का बात कर रहे हैं वो ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है ये भी हम समझाते हैं। देखोगे प्रिज्म इस तरह का एक ग्लास का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें कई फेसेस हो, उसको हम लोग प्रिज्म बोलेंगे। और जो फेसेस होगा क्या हो सकता है, पॉलीगॉन हो सकता है, और कई तरह का प्रिज्म होता है। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्रंट पार्ट ट्रायंगल है, फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों ट्रायंगल है, साइड एक रेक्टेंगल, ये साइड भी रेक्टेंगल, नीचे वाला भी क्या रेक्टेंगल। मतलब आप इस तरह से सोच सकते हो, क्या हो सकता है, लैब में देखे भी होंगे कि प्रिज्म क्या होता है। इस तरह का एक रेक्टेंगल है, इधर से एक रेक्टेंगल, इधर से एक रेक्टेंगल, मतलब तीन रेक्टेंगल, एक बेस, एक ऐसा, एक ऐसा। इस कारण से फ्रंट पार्ट में भी एक ट्रायंगल बनेगा, बैक पोर्शन में भी एक ट्रायंगल बनेगा। और इस तरह का जो शेप है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म, और ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, क्या समझे प्रिज्म क्या होता है। यस सर। हाँ, खास तौर पर प्रिज्म में हम लोग जो लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, लाइट रे देखोगे फ्रंट पार्ट ट्रायंगल है, बैक पोर्शन भी ट्रायंगल है। यदि हम सामने से लाइट को गुजारेंगे और पीछे बैक पोर्शन से निकलेगा तो बिल्कुल ग्लास स्लैब की तरह यहाँ पे फेनोमेना देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे इस तरह का लाइट पास नहीं कर रहे हैं, हम लाइट पास करेंगे एक ऐसे फेस से जिससे लाइट रे मान लो कि इंटर किया, फाइनली इस फेस से लाइट इमर्ज हुआ, और जिसपे इंटर कर रहा है और जो जिससे इमर्ज कर रहा है दोनों फेसेस नॉन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल नहीं। तो यदि हम इस तरह से करते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, लाइट रे जाना चाहिए था ऐसा, बैंड होता है, ये नॉर्मल है, सपोज बैंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाना चाहिए था ऐसा, नॉर्मल की ओर बैंड किया, फिर जाना चाहिए था ऐसा, नॉर्मल यदि हम ड्रॉ करें तो ये है नॉर्मल, दोनों नॉर्मल को ज्वाइन कर दिए हैं, कुछ रीजन भी है, कुछ प्रूफ करने वाले हैं। तो जाना चाहिए था ऐसा, किधर बैंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो लाइट रे बैंड करेगा इस तरह से। इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल सकते। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ, फर्स्ट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है ये R1 है, सेकंड के साथ जो सेकंड नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है ये R2 है। ठीक है, ये डायग्राम देता है बनाने के लिए, अभी भी डायग्राम इनकम्प्लीट है और भी कुछ चीजें हैं इसमें। जाना चाहिए था इससे, एक बार बैंड किया, फिर जाना चाहिए था इससे, फिर बैंड किया। अब देखो, जाना चाहिए सा इधर, फाइनली ये बैंड करके जा रहा है इधर, मतलब इतना एंगल के साथ बैंड किया, हम लोग दिखा सकते हैं। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल, इसको डेल बोलते हैं, डेल बोलते हैं। सर इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब से ज्यादा होता है? वो दोनों अलग अलग चीज होगी। लैटरल डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस था। यस सर। इंसिडेंट रे दूर, इमर्जेंट रे दूर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल को बोलते हैं। तो ओके ज्यादा होगा या कम होगा वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। ओके कंडीशन सर। बताने का मतलब क्या, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, ये भी 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो पढ़ेंगे हम लोग आगे, कुछ ओके कॉमन मिल। सर। ठीक है, तो अभी हम क्या बताए कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और आपके पास एक यहाँ पे हम लोग दो चीजों को प्रूव करने वाले हैं, देखोगे। फर्स्ट, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ फ्रीज इक्वल टू I प्लस E। सेकेंड, A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये दोनों जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, दोनों मिल के कितना वैल्यू होगा या कितना एंगल के साथ फाइनली ये बेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रीज के बराबर। यहाँ पे ए को, ए किसके लिए, ए स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। खास तौर पर जो लैब में देखने को मिलता है वो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये 60 डिग्री होता है, लेकिन कम ज्यादा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक तो डायग्राम दे देगा बनाने, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन पूछ देगा, तीसरा फैक्टर पूछ देगा कि किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, और फोर्थ जो है इसका प्रूफ, ये प्रूफ दे देगा कि एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, प्रूफ करो। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजें तो दिख रहा है। ठीक है, दो चीजों ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़े प्रूफ पे। आगे यस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलना। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो स्टूडेंट अभी लीव कर गया, क्या बात है। ठीक है, देखो देखो
अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये एंगल इस एंगल का भी एक नाम दे रहे हैं R1, सॉरी R1 तो दिए हुए हैं, एंगल 1, और ये एंगल है एंगल 2। क्या फिगर क्लियरली दिख रहा है कि छोटा पड़ गया? एंगल 1 एंगल 2, R1 R2, समझ में आ रहा है फिगर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1, ऐसा बोल सकते हैं? देखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल I किसके इक्वल है? ये लाइन दोनों लाइन जिस तरह से गया एंगल I, और ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बोल सकते हैं? Yes, sir. फिर आप चाहो तो लिख सकते हो रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से क्या ये लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू I माइनस R1, ओके। सिमिलरली एंगल E इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा है। क्या ये हो सकता है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन, E इक्वल टू 2 प्लस R2, हो सकता है? Yes. तो एंगल 1 और 2 हमारा एजम्पशन है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एंगल 1 और 2 का वैल्यू निकाल, एंगल 1 निकाल दिए हैं I और R1 के फॉर्म में, तो एंगल 2 भी निकल गया E माइनस R2, ये दोनों को मिला के ये इक्वेशन 1 बोल। फिर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अच्छा देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। एंगल A एज इट इज रखते हैं, एंगल B का वैल्यू बताओ तो क्या है? ABCD क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल B कितना है? एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 90. 90। वेरी गुड, ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90, इसी तरह से ये 90 है तो ये पूरा भी क्या है? 90 है, एंगल D, तो ये 90, ये भी 90। मतलब हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360 माइनस 180। 180. अच्छा ये बताना, BCD ट्रायंगल के लिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा। 180 degree. कंपेयर करो दोनों को, क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल इक्वेशन 2 एंड 3 से? इक्वेशन 2 3 से हम बोल सकते हैं कि LHS और LHS इक्वल होगा कैंसिल। एंगल 1 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एंगल का सिंबल नहीं देते हैं, ये बोल दिए इसका मतलब ये हो जाता है एंगल ऑफ द प्लेस, तो हम कह सकते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ तक समझ गए सब? Yes, sir. देखो आगे, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने। इन ट्रायंगल EBD क्या हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2? Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ECEBD, इस ट्रायंगल में देख सकते हो
एक साइड को बढ़ाए, एक्सटीरियर एंगल बना जो डेल है, किसके इक्वल होगा? बगल वाले को छोड़ देना है, बाकी दोनों को ऐड करके छोड़ दो, एंगल 1+। इसमें किन्हीं को दिक्कत? नो सर। अब देखो एंगल 1 का वैल्यू चलो इक्वेशन 1 से पुट करो, I माइनस R1। एंगल 2 का वैल्यू E माइनस R2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। इसको हम लिख सकते हैं I प्लस E, यदि माइनस कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। अच्छा देखो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है? एंगल ए। ए, तो हम लिख सकते हैं माइनस ए। आपके पास एक रिलेशन आ रहा है, या तो ऐसे ही छोड़ दो, इस ढंग से भी कुछ कुछ बुक में दिया होता है, या माइनस ए को इधर ले आओ। एक्चुअली यदि बोला जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला यही है, लेकिन ए को यदि हम इधर ले आए तो हमारे पास फॉर्मूला होगा डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस बी। ठीक है, अच्छे से देखो, ऑब्जर्व कर लो, कहीं डाउट है तो बताओ। नो सर, नो डाउट। नो ठीक है, सर, नो डाउट। आज जो भी प्रूफ करा है एक तरह से मैथमेटिकली प्रूफ है, या मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरह है ये, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके ओके ठीक सर। है। देखोगे यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए, एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म बढ़ेगा तो डेविएशन भी बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एंगल डेविएशन का एंगल भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ता है, उसके बाद कम होने लगता है। तो बस डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही अभी जानो। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है, यदि डेंसिटी ज्यादा होगा तो डेविएशन भी ज्यादा होगा। और फोर्थ है वेवलेंथ ऑफ लाइट। यदि लाइट का वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो पहले जैसा ही है कुछ, बस एक नया टर्म आया है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये तीनों कॉमन है, एंगल ऑफ द प्रिज्म और वहां पे था थिकनेस ऑफ द ग्लास। ठीक है, याद रखना। यस सर। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फिर बढ़ेंगे। यस सर, ले लो। यस सर। ओ, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेल